नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, जनता जनार्दन को नमन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम ये बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन, विकास की राजनीति में है। उनका भरोसा बीजेपी में है। भाजपा पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए मैं उन सभी राज्यों के परिवारजनों का, विशेषकर माताओं, बहनों, बेटियों का और हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं उन्हें भरोसा देता हूं, यानी एक बार फिर देखिए, गारंटी दी है प्रधानमंत्री मोदी ने कि आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। इस अवसर पर पार्टी के सभी परिश्रमी कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से आभार। हम सभी ने अद्भुत मिसाल पेश की है। बीजेपी, भाजपा की विकास और गरीब कल्याण की नीतियों को आपने जिस तरह से लोगों के बीच पहुंचाया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये लंबा चौड़ा ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। हम विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें न रुकना है, न थकना है। हमें भारत को विजयी बनाना है। आज इस दिशा में हमने मिलकर एक सशक्त कदम उठाया है और प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट करते हुए जनता जनार्दन को नमन किया है, प्रणाम किया है। उन्होंने कहा कि जनता को सिर्फ सुशासन में भरोसा है, उनका भरोसा बीजेपी में है। ये ट्वीट किया है और जनता का शुक्रिया अदा किया है पीएम मोदी ने। तो जनता का धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। और सचिन बुधलिया, अगर आप देखें, ये जो पूरा कैंपेन था, इसके अंदर अगर हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें खास तौर पर, तो यहां बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चेहरे के तौर पर पेश किया। सारा जो कैंपेन था और वो जो ट्रक बनाया गया था ना, उसके अंदर भी जो चारों तरफ तस्वीर लगी होती थी, वो प्रधानमंत्री की ही तस्वीर थी, जिसके आसपास काफी लाइटिंग की गई थी। उस पर प्रधानमंत्री खड़े होते थे और केवल चंद नेता जो थे वही उनके साथ उस ट्रक के अंदर कैंपेन में जब रोड शो होता था तब उसमें नजर आते थे। क्या माना जाए कि ये जो मोदी की गारंटी या मोदी का चेहरा, उसी के ऊपर वही एक मोदी मंत्र, वही एक साधना, वही एक तपस्या, जिसका परिणाम और फल इस चुनावी जीत में? देखिए, मोदी जी एक चेहरा हैं। ये केवल इस चुनाव में नहीं हुआ है। अगर आप पीछे नज़र दौड़ाएं तो पाएंगे आपके 2014 के बाद में उन्होंने हर चुनाव में, इनफैक्ट 2017 का जो उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हुआ था, अगर आपको ध्यान में हो, कोई चेहरा लेकर के वो नहीं गए थे और वो एक ही चेहरा तब से भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया था और उसी को लेकर के वो आगे बढ़ते रहे। कर्नाटक में भी रहा हो, चाहे और भी किसी राज्यों में जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए, गुजरात में भी हुआ, वहाँ पर भी कोई चेहरा लेकर के नहीं गए। वहाँ मोदी जी का चेहरा होता था, कमल का फूल का निशान होता था और उसी पर वो चुनाव लड़ा करते थे। तो इससे कई बार मर्तबा जो लोकल लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, उसको इस तरीके से डिफ्यूज़ करने का उन्होंने एक मैकेनिज्म निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने। और जो उसको कई और जो सांगठनिक उनके अपने जो प्रयास वो करते हैं, उसके साथ में जोड़ करके वो अपेक्षित परिणाम ले लेते हैं। जी बिल्कुल। और श्वेता जी, क्या ये स्थिति ये दिखा रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में खासतौर से बनारस को अपना गढ़ बनाया और इसके बाद अब लग रहा है कि जैसे गुजरात में एक तरह से जबरदस्त बहुमत मिला था, मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है, राजस्थान में भी मार्जिन काफी ज्यादा है, 70 और 115 का। तो ये जिस रणनीति पर बीजेपी काम करती रही है कि एक चेहरा है और हर नेता से जिससे भी आज बात कीजिए वो कह रहा है कि मोदी की गारंटी मतलब मोदी की गारंटी। देखिए, आपने जो कहा है वो आज की हकीकत है, लेकिन बनारस को गढ़ बनाया हो या गुजरात से वो चल के आए हो, हमको एक बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि पूरी पार्टी के पीछे और मोदी जी के पीछे संगठन बहुत मजबूती से काम करता है। संगठन बहुत सक्रिय रहता है। जहाँ जहाँ, जैसे बताया अभी मेरे सहयोगी ने, कि विरोध है, मोदी को आगे करके वो उसको खत्म कर देते हैं। ये फॉर्मूला उनका नो डाउट बहुत काम आया है, क्योंकि पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथ है। वहाँ पे भी बहुत सारी उठापटक है, लेकिन वो कभी ऊपर की सतह पे नहीं आई है। तो उसका जनता को ये पता नहीं लगता कि भाई पार्टी के अंदर क्या मारधाड़ चल रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। कांग्रेस का एक लंबे समय तक सत्ता में शासन रहा है। कांग्रेस के अंदर आप देखिए, हार का अगर हम मध्य प्रदेश की आज बात करें, मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बिल्कुल एक तरफा जीत रही है और आज के जो नतीजे हैं वो बिल्कुल अलग आए हैं। वो क्यों आए हैं? क्योंकि अंदर जो राजनीति और जो उनके अंदर जो फूट है वो कंट्रोल नहीं हो पाई। अनुराग भदौरिया जी हैं। अनुराग भदौरिया जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अखिलेश यादव ने शुरू किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ऐसा लगा कि राहुल गांधी उसको हाईजैक करके ऐसा बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा है कि हम आएंगे तो जातिगत जनगणना करेंगे। हर रैली में उन्होंने लगभग ये बात कही। क्या
उनके जरिए ये बात जनता को हजम नहीं हुई कि नहीं आप आएंगे तो भरोसा नहीं है कि आप करके दिखाएंगे? देखिए, जाति जनगणना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, इस देश के लिए, क्योंकि देश में जातियां हैं ये आपको मानना पड़ेगा, और ये सामाजिक न्याय की बात है। क्योंकि जो लोग मैं तो सिर्फ विश्वास की बात कर रहा हूं कि कौन कह रहा है और कितना एक्सेप्टेबल है। जनता इसको मान रही है। अनुराग जी, इसी में एक सवाल में जोड़ दूं छोटा सा, ताकि आप जवाब दे सकें। प्रधानमंत्री ने जातियों को रीडिफाइन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा गरीब हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, ये दरअसल नई जातियां हैं और इन जातियों के अनुसार ही जो समाज कल्याण है वो करना होगा। क्या ये जो नतीजे हैं ये बताते हैं कि जाति की उस परिभाषा को स्वीकार किया गया, या जिस परिभाषा की आप बात कर रहे थे या राहुल गांधी बात कर रहे थे वो अस्वीकार हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव में देखिए, हार जीत से आप बहुत चीज़ों का अंदाजा नहीं लगा सकते। समाज को अगर सामाजिक न्याय की तरफ ले जाना है तो जनता इसको एक्सेप्ट करती है। ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3 अगर आप चुनाव जीत जाएं तो आप ये उसमें आप ये अनुमान लगा लें कि नहीं, ये जो जाति जनगणना है या जो जाति है ये मुद्दा या ये बात जनता नहीं मानती है। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। हो सकता है किसी और के लिए चुनाव का मुद्दा हो, लेकिन हमारे लिए ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है, क्योंकि समाज को आपको एक समान लेके आना है। समाज के अंदर में समरसता लानी है, समाज को समान स्थिति में सभी व्यक्तियों को लेके आना है। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है और ये देश की जनता समझती है। नहीं तो चुनाव के और भी मुद्दे होते हैं। अनुराग जी, इस मुद्दे को खारिज नहीं कर रहा हूं। मुद्दे की प्रासंगिकता है, सामाजिक स्तर पर लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कह कौन रहा है? आपका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाएगा ना कि आप जब आए तो आपने क्या किया। मध्य प्रदेश में ओबीसी कैंडिडेट को अगर आप देख लें कि ओबीसी को 230 में से कितने टिकट दिए, तो लोग पूछेंगे कि आप कहते तो हैं कि जातिगत जनगणना करेंगे लेकिन टिकट देंगे नहीं। देखिए, टिकट तो देखिए, जो कैंडिडेट जहां पे मजबूती से काम करता है समाज के अंदर और जो वहां पे डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, टिकट तो उसी को मिलती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि दूसरा जो समाज में दूसरा व्यक्ति है जो जिसको हमें सामाजिक न्याय से ऊपर लाना है उसको छोड़ देना है, उसे भी तो ऊपर लाना है ना। टिकट मिलना एक अलग क्राइटेरिया होता है, समाज को आगे ले जाना एक अलग, दोनों अलग रास्ते हैं। भाई, समाज के अंदर जो टिकट तो उसी को मिलती है जो लगातार समाज के अंदर में काम कर रहा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरी श्रेणी में हैं, जो समाज के अंदर हैं, जो ऐसा तबका है जिसको अभी हमें ऊपर उठाना है, जिसको उनके बराबर लेके आना है समाज में, तभी वो सामाजिक न्याय दिला पाएंगी। वो इसीलिए जाति जनगणना की बात होती है। और जहां तक चुनाव जीतने आने की बात होती है, लोकल मुद्दे होते हैं, बहुत सारे मुद्दे, लोकल मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। रोड का होता है, खड़ंजे का होता है, उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी अनुराग जी, और इसीलिए कहा जाता है ना, सियासत की एक ये सबसे बड़ा सिद्धांत होता है कि अपनी सुविधा से जो है वो तर्क हर कोई गढ़ लेता है। और लगातार ये बिग पिक्चर जो है हम आपको दिखा रहे हैं तमाम राज्यों की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जो बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसमें फिलहाल जो मुकाबला है वो 3 के मुकाबले 1 नजर आ रहा है। यानी 3 राज्य बीजेपी की तरफ जाते हुए, 1 राज्य कांग्रेस के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस बड़ी कवरेज में मुझे और राम को दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपके साथ जुड़ेंगे दीपक चौरसिया और शोभना यादव। वो इस मेगा कवरेज को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज़।